नीतू, ये लो, मैं तुम्हारे भाई के लिए बढ़िया वाली राखी लेके आई हूँ। अगले सप्ताह रक्षाबंधन का त्योहार है ना, तो अभी से तैयारी कर ले। लेकिन माँ जी, मेरे तो 2 भाई हैं, ये तो एक ही राखी है। तुझे पता है ना, तेरे भाई विनोद की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती तुझे देने के लिए। क्या करेगी तू वहाँ जाके? मेरा बेटा इतना खर्चा करके तुझे राखी और मिठाई दिलवाता है और तेरा भाई सिर्फ 100 रुपए देकर तुझे भेज देता है। शर्म भी नहीं आती बेशरम को। माँ जी, आपको तो पता ही है उसकी हालात, फिर भी उससे जो बन पड़ता है बेचारा दे ही देता है। और फिर मैं उसके पास रुपए लेने थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो राखी बांधने के लिए जाती हूँ। मैंने जो कहना था कह दिया, जाओ अब मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जाके अपना काम करो। नीतू के 2 भाई थे, एक विनोद और दूसरा प्रमोद। विनोद ऑटो रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करता था, जबकि प्रमोद का अपना खुद का ही बिजनेस था। एक दिन विनोद की पत्नी साधना अपने पति विनोद से कहती है, अजी सुनते हो, 3-4 दिन में राखी का त्योहार आने वाला है। आपकी बहन नीतू भी तो राखी पर आएगी, आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लीजिए। तुम तो घर की हालत जानती ही हो साधना, मैंने पहले ही ऑटो भी गिरवी रख रखा है। घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आता भगवान, क्या करूं मैं? कम से कम इस बार नीतू के बच्चों के लिए तो कपड़े खरीदने ही होंगे। नीतू अपने सास ससुर के साथ रहती है, जाने क्या क्या सुनना पड़ता होगा उसे। हम गरीबों के लिए त्योहार कोई खुशी नहीं लाता, बल्कि त्योहार पर होने वाले खर्चों की चिंता से हम गरीबों की नींद उड़ जाती है। रक्षाबंधन की बात सोच सोच कर सुबह सुबह दोनों का मन उदास हो जाता है। साल भर में एक दिन ही तो मेरी बहन मुझसे मिलने आती है और मैं अभागा भाई एक दिन भी उसकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाता। ना जाने भगवान ने कौन सी फूटी कलम से हमारी किस्मत लिखी है। आप परेशान मत होइए, बस खुशी खुशी अपनी बहन नीतू के स्वागत की तैयारी कीजिए। अगले कुछ दिनों तक साधना और विनोद बहुत परेशान रहते हैं। हाथ बिल्कुल खाली था, अब तो कर्ज लेने की भी हिम्मत ना थी। इस तरह सोच विचार करते करते दिन बीत जाते हैं। रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले नीतू अपने बड़े भाई प्रमोद को फोन करती है। भैया, इस बार मैं कह रही थी कि अगर विनोद भैया को भी अपने घर बुला लेते तो अच्छा होता। आप दोनों को एक साथ ही राखी बांध देती। अरे नीतू, अच्छा किया तुम्हारा फोन आ गया, मैं खुद ही तुम्हें फोन करने वाला था। मैं और तुम्हारी भाभी कुछ दिन के लिए बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। और हाँ, तुम्हारा राखी का गिफ्ट मैंने कोरियर कर दिया है। तुम्हें रक्षाबंधन पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, क्या रक्षाबंधन वाले दिन ही जाना जरूरी था आपको? तुम्हारी भाभी और बच्चे बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा नीतू। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। फोन रखने के बाद गरीब भाई के यहाँ सास नहीं जाने दे रही और अमीर भाई को मेरी परवाह ही नहीं है। दो भाइयों के होते लग रहा है अब की बार राखी ही नहीं बांध पाऊंगी। रक्षाबंधन के एक दिन पहले नीतू दुखी मन से अपनी भाभी साधना को फोन करती है।
माफ करना भाभी, इस बार रक्षाबंधन के लिए मैं घर पर नहीं आ सकूंगी। हो सके तो मेरी तरफ से एक राखी खरीदकर गुड़िया के हाथों से भैया को बंधवा देना। नीतू, अगर तुम आती तो तुम्हारे भैया को बहुत अच्छा लगता। वो साल भर तुम्हारी राखी का इंतजार करते हैं। राखी वाले दिन नीतू के न आने पर साधना का मन दुखी हो जाता है। रक्षाबंधन का दिन था, तभी विनोद का फोन बज उठता है। भैया, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरे पति देव का एक्सीडेंट हो गया है। उनका ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उनको समय रहते ब्लड नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। तू चिंता मत कर बहन, तू अकेली कैसे है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। जीजा जी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी तेरी भाभी को लेके अस्पताल पहुंचता हूँ। जल्दी आ जाइए भैया। मैंने बड़े भैया को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों का मूड खराब नहीं कर सकता। और मेरी पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने कहा बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो, और ये कहकर फोन काट दिया। नीतू, तुम ज्यादा मत सोचो, अभी बस जीजा जी का ध्यान रखो। हम अभी कुछ देर में पहुंच जाते हैं। अपना ध्यान रखना छोटी। नीतू से बात करके विनोद फोन काट देता है और अपनी पत्नी साधना को आवाज देता है। साधना, साधना, जल्दी आओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमें अभी नीतू के पास जाना होगा। क्या हो गया जी? अभी कल ही तो नीतू का फोन आया था। इस राखी पर वो नहीं आ पाएगी अब की बार। अचानक क्या अनर्थ हो गया जी? साधना, जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें तुरंत खून की जरूरत है। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। विनोद के इतना कहते ही साधना दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से कुछ सामान अपने पर्स में रखकर लौट आती है। सुनिए, हमारी हालत तो पहले ही बहुत खराब है। अगर वहाँ रुपयों की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो साधना, मैंने कुछ सोचा है। इस तरह विनोद अपने गिरवी रखे हुए ऑटो रिक्शा को सेठ करोड़ीमल को बेच देता है और बदले में उससे कुछ धन ले लेता है। विनोद ये अच्छे से जानता था कि अगर उसने ये ऑटो रिक्शा भी बेच दी तो वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएगा। लेकिन विनोद के पास और कोई धन प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं था। दोनों पति पत्नी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल में छुटकी, बिल्कुल भी मत घबरा। मैंने खून दे दिया है जीजा जी को। वो अब खतरे से बाहर हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ ना तेरे पास। और हाँ, मैंने अस्पताल का सारा बिल जमा कर दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। हर साल बड़े भैया प्रमोद मजाक करते थे, कितने पैसे दिए तुम्हारे भिखारी भाई ने। इतना ही नहीं, ससुराल में भी सास मुझे तुम्हारी गरीबी को लेकर ताना मारती थी। इसलिए मैंने इस रक्षाबंधन पर तुम्हारे घर न आने का बहाना बनाया था। लेकिन आज मैं मुसीबत में हूँ तो मेरे पास मेरे गरीब भाई के सिवाय कोई नहीं है। मेरा अमीर भाई तो इतना अमीर है कि उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी छोटी बहन बार बार फोन क्यों कर रही है। अगर आप समय पर ना आते तो सब खत्म हो जाता। भैया, आपने आज
रक्षाबंधन पर मुझे तोहफे में मेरा सुहाग लौटा दिया। मैं तो जन्म जन्म के लिए आपकी कर्जदार हो गई हूँ भैया। रोना बंद कर दे छोटी, तेरा भाई गरीब भले ही है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। और एक बात याद रखना, हमेशा तेरे साथ मुसीबत में खड़ा मिलूंगा मैं। तेरी रक्षा करने का वचन मैं हर हाल में निभाऊंगा बहन। भाई बहन की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर साधना भी भावुक हो जाती है। अरे आज के दिन ऐसी इमोशनल बातें कौन करता है? अपने साथ साथ मुझे भी रुला दिया ना। कोई बात नहीं, इस साल ना सही अगले साल रक्षाबंधन मना लेंगे। एक बार जीजाजी ठीक तो हो जाए तब उनको भी अपने साथ लेके आना छोटी। मेरे होते हुए आप दोनों का त्योहार अधूरा नहीं रहेगा जी। ये देखिए, मैंने पहले ही राखी मंगवा ली थी बाजार से। अब नीतू, तुम 12 बजे से पहले अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दो बस। तुम्हारे भैया को रक्षाबंधन के दिन सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती। आप कितनी अच्छी हैं भाभी, जो आपकी अच्छाई को मैं इतने सालों से भी देख नहीं पाई। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे भैया और भाभी मिले। साधना एक छोटी सी डिब्बी निकालकर नीतू को देते हुए कहती है, नीतू, इसे अपने भैया की तरफ से रक्षा बंधन का उपहार समझ के रख लो। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? ये तो आपकी माँ के सोने के कंगन हैं, जो विवाह में आपको आपकी माँ ने दिए थे। मुझे इन तोहफों की अब कोई जरूरत नहीं है भाभी। आप दोनों ने समय से पहुंचकर मेरी इतनी मदद की, मेरे लिए वो ही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाभी। ये कहकर नीतू वे कंगन वापस अपनी भाभी को लौटा देती है, क्योंकि उसे उसके पति के रूप में उसका रक्षाबंधन का उपहार मिल चुका था। कुछ ही देर में नीतू की सास भी वहां पहुंच जाती है। नीतू, किस मिट्टी की बनी है तेरी भाभी? अपना इकलौता जेवर भी जो उसके माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हें देने के लिए आ गई। मेरी उम्र बीत गई, लेकिन ऐसी भाभी मैं पहली बार देख रही हूँ। ईश्वर ने आज मेरी आंखें खोल दी। जो दिल से अमीर है, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता।